नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे समाचार लेखन के विषय में। कक्षा 11वीं हिंदी आधार CBSE। विचारणीय बिंदु रहेंगे। समाचार की परिभाषा क्या होती है या समाचार किसे कहते हैं, समाचार के तत्व, समाचार लेखन की शैली, समाचार लेखन में 6 ककार और समाचार लेखन के उदाहरण। समाचार किसे कहते हैं? समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। अर्थात ऐसी कोई भी घटना जो लगभग 24 घंटे के अंदर घटी हो और साथ में उसकी अधिक से अधिक लोगों की उसमें रुचि हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े, तो उसकी जानकारी को हम समाचार कहते हैं। समाचार के तत्व। किसी भी समाचार को उपयोगी समाचार बनाने में निम्नलिखित तत्वों की भूमिका होती है। अर्थात कोई भी घटना या कोई भी जानकारी, हम इन सभी तत्वों को, अगर इनमें से अधिकतम तत्व उसके अंदर शामिल होंगे तो हम उसको उपयोगी समाचार कह सकते हैं या उचित समाचार कह सकते हैं। नवीनता। जितनी निकट की जितने नवीन समाचार होगा, जितना नया समाचार होगा, उतना ही उपयोगी होगा। इसलिए समाचार की डेडलाइन 24 घंटे मानी जाती है और 24 घंटे के अंदर घटी हुई घटनाओं को ही हम समाचार मान सकते हैं। उसके बाद उसका महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए नवीनता इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। दूसरा है निकटता। निकटता, समाचार जितना निकट का हमारे होगा उतना ही हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए समाचार पत्र में कोई समाचार आया है कि उड़ीसा के आसपास जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको अपने स्थानों को छोड़ करके इधर उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज शाम तक तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। तो इस बात की जब खबर पहुंचेगी लोगों के पास, तो जो तटीय क्षेत्रों में उड़ीसा के आसपास रहने वाले या उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, जबकि अम्बाला शहर या हरियाणा में बसे हुए लोगों के लिए वो इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी। उनको उससे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो उनके निकट का स्थान नहीं है जहाँ की वो घटना बताई जा रही है या जहाँ की वो समाचार बताई जा रही है। इसलिए निकटता जो है वो इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। जिसके निकट की वो घटना ज़्यादा होगी उसके लिए वो ज़्यादा असरदार होगी और ज़्यादा लाभकारी होगी। उसके बाद है प्रभाव क्षेत्र, कि जिस क्षेत्र में उस समाचार का अधिक प्रभाव होगा वहाँ के लिए वो ज़्यादा उपयोगी या ज़्यादा महत्वपूर्ण समाचार होगी। जैसे अगर कहा जाए कि दिल्ली से लेकर के जम्मू जाने वाली सभी ट्रेन आज रद्द की जाती हैं, तो ये जो प्रभाव क्षेत्र है वो दिल्ली से जम्मू जाने वाले लोगों के लिए रहेगा। अगर कोई दिल्ली से अमृतसर जा रहा है तो उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, या दिल्ली से कोई कन्याकुमारी जा रहा है तो उसके ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव क्षेत्र भी समाचार को महत्वपूर्ण बनाता है और वो उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो उसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। जन रुचि भी समाचार को महत्वपूर्ण बनाती है। यदि एक और फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैच चल रहा हो और दूसरी ओर क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच चल रहा हो, तो ज़्यादातर लोग क्रिकेट के वर्ल्ड कप को देखेंगे और उसी से संबंधित समाचारों को सुनेंगे, क्योंकि हमारे भारत में अधिकतर लोग जो हैं वो फुटबॉल की अपेक्षा क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा जन रुचि जो है वो क्रिकेट से संबंध में है, तो इसलिए जो क्रिकेट की जो समाचार होंगी उसको लोग ज़्यादातर देखेंगे। टकराव या संघर्ष, कोई सरकार की नीतियों को लेकर के या फिर किसी दो दलों के बीच में या दो जातियों के बीच में या दो संप्रदायों के बीच में जब कोई टकराव होता है या कोई संघर्ष होता है या कोई आंदोलन चलाया जाता है, तो उसको भी समाचार के रूप में प्रसारित किया जाता है और वह भी लोगों के लिए उपयोगी होता है या वह भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण समाचार बनता है। जैसे आजकल जो किसान आंदोलन चल रहा है वो लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार है। उसके उपरांत महत्वपूर्ण लोग भी समाचार बनाते हैं, या महत्वपूर्ण लोगों की घटनाएं भी या उनसे जुड़ी हुई घटनाएं भी समाचार बनाती हैं। जैसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, जो VIP पर्सन है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कोई अगर वो बीमार हो जाता है तो वो समाचार बन जाती है। आम आदमी बहुत सारे बीमार होते हैं लेकिन उनको लेकर के कोई समाचार नहीं बनती, परंतु महत्वपूर्ण लोगों की छोटी से छोटी बात भी समाचार बन जाती हैं। उपयोगी जानकारियाँ,
उपयोगी जानकारियाँ भी समाचार बनाती हैं। सरकार ने निर्देश दिए कि कल से 2 दिन तक सभी एटीएम बंद रहेंगे। तो ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, उपयोगी जानकारी है, क्योंकि अगर एटीएम बंद रहेंगे तो बहुत सारे लोगों को समस्याएं आ सकती हैं। तो इस बात को देख करके उन सभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, उपयोगी जानकारी है, तो ये लोगों के लिए समाचार बनेगी। अनोखापन, बहुत सारी ऐसी अनोखी समाचार आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जैसे एक समाचार दिखाया गया, उसमें फ़ोटो दिखाया गया कि दो बच्चे जो हैं वो एक ही दिल से जुड़े हुए हैं, दो नवजात शिशु हैं, उनका दिल एक ही है और वो दिल से ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी अनोखे समाचार आपको देखने को मिलती हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति 6 फुट की लौकी लेकर के खड़ा हो जाता है और वो बताता है कि ये मेरे खेत में लौकी उगी है। तो इस तरह वो एक अनोखापन है। तो ऐसे अनोखी बातों को भी समाचार में शामिल किया जाता है। पाठक वर्ग, जितना पढ़ा लिखा पाठक वर्ग होगा उतना ही जो समाचार होंगी वो उतनी ही उस शिक्षित समाज के लिए थोड़ी सी उपयोगी समाचार होंगी, शिक्षा और विज्ञान इत्यादि से संबंधित होंगी। और अगर पाठक वर्ग जो है वो बिल्कुल सामान्य है तो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को लेकर के, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर के जो समाचार उपयोगी होंगी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। नीतिगत ढांचा, प्रत्येक समाचार पत्र का अपना एक नीतिगत ढांचा होता है। प्रत्येक समाचार पत्र अपनी एक कुछ नीतियां रखता है। कुछ समाचार पत्र जो हैं वो सरकार के विरोधी समाचारों को प्रकाशित करना अपना दायित्व मानते हैं। कुछ समाचार पत्र जो हैं वो सरकार के पक्ष में समाचार पत्रकारिता करने की नीति रखते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक समाचार पत्र की अपनी अपनी कुछ नीतियां होती हैं और उन नीतियों के अनुसार भी समाचारों का निर्माण होता है। अब उसके बाद बात आती है कि समाचार लेखन की शैली क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, किस शैली में लिखा जाता है। तो समाचार लिखने की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है और इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात पहले लिखी जाती है, उससे कम महत्वपूर्ण बात उसके बाद में और सबसे कम महत्वपूर्ण बात अंत में लिखी जाती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण। इस प्रकार महत्व के घटते क्रम में हम समाचारों को, तथ्यों को लिखते हैं और समाचार को लिखने की यही एक शैली होती है। अर्थात समाचार लेखन में तथ्यों को महत्व के अनुसार घटते क्रम में लगाकर लिखना उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। उल्टा पिरामिड अर्थात पिरामिड जो है एक त्रिभुज के आकार का होता है। देखिए जैसे अगले इसमें ये देखिए, ये है उल्टा पिरामिड। ये उल्टा है क्योंकि इसका मुंह नीचे की ओर है, इसकी नोक नीचे की ओर है। तो उल्टा पिरामिड शैली अर्थात इन्वर्टेड पिरामिड शैली। तो इसमें 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है इस शैली को। सबसे पहला है इंट्रो या मुखड़ा, दूसरे नंबर पे है बॉडी और तीसरे नंबर पे है समापन। अब समाचार के अंदर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न हमें, अगर उन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है तो वो समाचार अच्छा समाचार है। कोई भी घटना होती है उसके संबंध में हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न होते हैं और उनको हम बोलते हैं ककार। तो ये 6 ककार किसी भी समाचार के अंदर, इन 6 ककारों के उत्तर होने जरूरी हैं। और उनमें सबसे पहले है क्या हुआ, फिर कब हुआ, फिर कहाँ हुआ, कौन उसमें शामिल था या किसने वो कार्य किया, और कैसे हुआ, और फिर क्यों हुआ। तो इन सभी 6 ककारों के उत्तर हमें समाचार में मिल जाने चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें समाचार में मिलने चाहिए। देखिए क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये 6 ककार हैं, याद रखेंगे सभी। समाचार लेखन और 6 ककार, इनका क्या संबंध है। किसी भी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को भी ध्यान में रखा जाता है। इंट्रो या मुखड़ा हम किसे कहेंगे। किसी भी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं। मुखड़ा जो होता है वो हमारी पहचान होता है, हमारा परिचय होता है। तो इस तरह इसमें भी हम समाचार का एक तरह से परिचय दे देते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन या किसने इसको किया। तो ये सभी 4 ककार जो हैं वो पहले 4 जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हमें इंट्रो या मुखड़ा में मिल जाता है। बॉडी,
समाचार के इस भाग में समाचार का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इंट्रो के बाद शेष 2 ककार कैसे और क्यों का उत्तर इस भाग में मिलता है। इसमें घटना के कारण का उल्लेख किया जाता है, अर्थात कैसे और क्यों जो है वो कैसे हुआ कार्य या घटना कैसे घटी वो बताया जाता है, और साथ में क्यों घटी तो उसके कारणों के विषय में जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर विस्तार से उसके कारणों और उसके तरीके के ऊपर विचार किया जाता है। समापन। समाचार लेखन का अंतिम भाग है समापन, जिसमें घटना के असर, परिणाम या वर्तमान स्थिति को बताया जाता है। इसमें एक तरह से समाचार का समापन कर दिया जाता है और समाचार में बताया जाता है कि इस वक्त उस घटना का क्या असर है, क्या परिणाम है, और अगर घटना में कुछ लोग घायल हैं तो उनकी स्थिति इस वक्त क्या है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बता करके समाचार को समाप्त कर दिया जाता है। अब देखिए, उल्टा पिरामिड शैली में, इन्वर्टेड पिरामिड शैली में मैंने बताया था कि 6 ककार होते हैं। तो इंट्रो या मुखड़ा, उसमें पहले 4 ककार आ जाते हैं, क्या, कब, कहाँ, कौन या किसने। ये 4 ककार इंट्रो या मुखड़ा में इन प्रश्नों का हमें उत्तर मिल जाता है। उसके बाद फिर बॉडी, कैसे और क्यों, और समापन में समाचार का समापन कर दिया जाता है। अब देखिए, गतिविधि करते हैं तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। एक स्थानीय समाचार पत्र में अपने शहर या जिले, पड़ोसी राज्यों, दूर दराज के राज्यों और विदेशों की खबरों की सूची बनाइए और देखिए कि कुल खबरों में कितनी स्थानीय, कितनी पास पड़ोस के राज्यों की और कितनी खबरें विदेशों की हैं। क्या अखबार स्थानीय खबरों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं? स्थानीय खबरों और विदेशी खबरों का अनुपात क्या है? क्या आपको लगता है कि आपके समाचार पत्र में विदेशों की और खबरें होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि समाचार पत्र में आपके शहर और ज़िले को छोड़कर आसपास के ज़िलों, शहरों और राज्यों की खबरें कम हैं? क्या ऐसी खबरों का अनुपात बढ़ना चाहिए? इस पर अपने शिक्षक और अपने साथी छात्रों के साथ चर्चा कीजिए। अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। समाचार का शीर्षक है, मॉस्को में छत ढहने से 4 लोग मरे, 29 घायल। तो क्या हुआ? देखिए, ये इंट्रो है उसका। तो समाचार का इंट्रो क्या है? मॉस्को 23 फरवरी भाषा। तो मॉस्को स्थान का नाम दिया जाता है, दिनांक दी जाती है, और अगर संवाददाता है कोई तो संवाददाता का नाम दे दिया जाता है, नहीं तो स्थान का नाम वहाँ पर पर्याप्त होता है। तो उत्तर पश्चिमी मॉस्को के बायोमास्की बाजार में गुरुवार की शाम छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये हो गया इंट्रो। तो समाचार के इंट्रो में हमें किन किन प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए था? क्या हुआ? तो क्या हुआ कि छत ढह गई और 4 मरे और 29 घायल हो गए। फिर कौन? आम नागरिक। और कब? गुरुवार की शाम को या 23 फरवरी की शाम को। और कहाँ? उत्तर पश्चिम मॉस्को का बायोमास्की बाजार। तो इस तरह हमें क्या, कौन, कब और कहाँ का उत्तर इसमें मिल जाता है। उसके उपरांत समाचार की बॉडी में हम देखेंगे तो हमें समाचार की बॉडी में 2 प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए, कैसे और क्यों। तो देखिए आगे, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले तो बायोमास की भूमिगत बाजार की गुंबद नुमा विशालकाय छत ढही और उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे एक एक कर गिरने लगे। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने की बात से साफ इनकार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले दिनों हुए भारी हिमपात की वजह से इस साल 30 साल पुरानी इमारत की छत ढह गई। तो इसमें देखिए कैसे कैसे हुआ, छत ढहने से आतंकवादी घटना नहीं है ये बता दिया गया है। और कैसे क्यों हुआ? छत पर बर्फ़ जमने के कारण, क्योंकि भारी हिमपात हुआ, भारी बर्फबारी हुई, उसके वजन के कारण छत की जो है वो छत जो है वो इतनी हिमपात को संभाल नहीं पाई और वो छत गिर गई। उसके साथ साथ में छत के दबाव के कारण जो आसपास के जो खंभे थे वो भी एक एक करके गिर पड़े। तो इस तरह उसमें कैसे हुआ और क्यों हुआ इन दोनों का भी वर्णन आ जाता है। अब है समापन। आपात मामलों के मंत्री सरगेई शोगो ने बताया कि मलबे के नीचे अभी कई लोग जिंदा हैं।
वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी भी तरह अपने जीवित रहने के संकेत बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटरों ने भी मलबे से 100 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि छत गिरने का मुख्य कारण इस पूरी इमारत का डिजाइन भी है। इसकी गुंबदनुमा छत पर भारी बर्फ जम गई थी। संभवतः गुंबद बर्फ का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो ये हो गया समापन, जिसमें हमें समाचार का एक तरह से सारांश या फिर असर या फिर प्रभाव बताना है या परिणाम बताना है और उस समाचार को वहीं पर समाप्त कर देना है। तो धन्यवाद बच्चों, आप सभी ने इस वीडियो को अच्छे से देखा और इसमें से आप चाहें तो कुछ छोटे मोटे नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से इसको एक बार और देख लीजिए, ताकि इसमें से इसके संबंध में आने वाले जो भी प्रश्न हैं वो आप आराम से हल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।